Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो यहाँ अधातुओं की आक्सीकारक क्षमता की तुलना में कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे, क्या क्या समझना है ये देखेंगे। 2 Cl2 Br2 और I2। ठीक, तो अगर इनकी श्रेणी को देखा जाए, आपको याद भी होगा FCl Bri ये एक तरीके से कौन सा तत्व है, ये आपको कार्बनिक रसायन में पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोजन तत्व है। कौन से तत्व है? हाइड्रोजन। इनको X से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इनको किससे व्यक्त किया जाता है? हाइड्रोजन से व्यक्त किया जाता है। तो बात की बात है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है कि उच्च धनात्मक अपचयन विभव, ठीक, उच्च धनात्मक अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति को क्या करता है? दर्शाता है। तो यहाँ बताया जाए उच्च धनात्मक अपचयन विभव जब होता है, ठीक है, जो होता है तत्व, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या करता है? प्रबल प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की सबसे भारी मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। जैसे आपको पता है, हम बता दें, जैसे आपकी फ्लोरीन है F2, ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों को देखा जाए एक तरीके से, ठीक, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में क्या होते हैं? एक तरीके से प्रबल, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है, तरीके से मान इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है? +2.87। ठीक, इसके करीब में होता है ये। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो सबसे ज्यादा प्रबल आक्सीकारक के रूप में आपका कौन सा आता है श्रृंखला में? ये इसमें आपको बताया जाता है। अधातुओं की आक्सीकारक क्षमता में यही बताया जाता है कि उच्च धनात्मक अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 2-3 अनुप्रयोगों को पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने तत्वों के बारे में और धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में, धातुओं की क्रियाशीलता में हम लोगों ने हाइड्रोजन के, ठीक है, अपचयित या विस्थापित होने के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा। फिर साथ साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानक विद्युत विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने की प्रक्रिया को बताया गया था। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमने धातुओं की अपचयन क्षमता के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे इसके चौथे अनुप्रयोग के बारे में। ठीक, तो चलिए हेडिंग डालिए चौथा अनुप्रयोग, धातु ऑक्साइडों की ऊष्मीय स्थापित ज्ञात करने में। तो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, धातु या धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व ज्ञात करना क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया कि जो धातुएं होती हैं उनके ऊष्मा के अनुसार, जैसे टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? कोई भी टेम्परेचर, ठीक है, ऊष्मा के अनुसार धातुओं पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अस्थायित्व क्या खोता है, क्या नहीं खोता। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो ऊष्मा को भी एक तरीके से मात दे देते हैं? ठीक है, मात मतलब क्या? उनको भी, ऊष्मा को भी पीछे कर देते हैं। चाहे जितनी गर्मी हो जाए और चाहे जितनी ठंडी हो जाए, लेकिन वो एक तरीके से अपने अस्तित्व को खोने का प्रयास नहीं करते। ठीक, वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है? जानना है। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखिए, धातु ऑक्साइडों तो यहाँ सबसे पहले ये आपको बताया जा रहा है, इसको समझेंगे हम लोग। क्या बताया जा रहा है कि धातु ऑक्साइडों, अच्छा पहले नोट करिए, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है इसके बारे में, धातु ऑक्साइडों की उसमें स्थिरता, ठीक है, उसमें स्थायित्व को ज्ञात करने के बारे में। तो इसमें बताया क्या जाए कि धातु ऑक्साइडों की
उसमें स्थिरता एक तरीके से श्रृंखला में, जब हम लोग कोई जब अपनी श्रृंखला देखते हैं, ऑक्साइडों की श्रृंखला जो आपको लिखाई गई थी, ठीक है, श्रृंखला में जो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाने लगते हैं, तो उसमें क्या होती है, हमें घटते हुए क्रम में देखने को मिलता है। ऑक्साइडों की जो संख्या है एक तरीके से घटते हुए क्रम में देखने को मिलता है। और घटने को क्रम तो हमें ज्यादा देखने को मिलता है जब हम लोग तांबे के नीचे चले जाते हैं, तब जो कापर होता है, जो उसके और नीचे चले जाते हैं, तो उनमें धातु की जो उसमें धातु की श्रृंखला और घटती चली जाती है। और वो उसमें सबसे बड़ी जो चीज जो आप देख सकते हो है आपका चांदी और पारा। अब आप इसमें देखिए दोनों तत्व के अलग अलग उपयोग है। कैसे, पारा जो है एक तरीके से, जैसे चांदी है आपका, तो इसको जब गर्म किया जाएगा तो तुरंत विघटित हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा ये, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी समय क्या हो जाएगा, ये विघटित हो जाएगा। और आपका जो पारा है, ये आप देख सकते हैं हमेशा लिक्विड में ही रहता है, चाहे वो गर्मी कितनी भी गर्मी हो और चाहे ठंडी चाहे बर्फ हो, तब भी उसमें भी क्या रहता है एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, चाहे इतनी ठंडक हो। आपको बताएं, इसे आपने देखा कि पारे पारे का जो प्रयोग है वो थर्मामीटर में किया जाता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो आप देखिए, जो अगर वो लिक्विड में ना रहता, ठीक है, तो टेम्परेचर को बता ना पाता, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया ही जाता है, ठीक है। लेकिन अब तो आज के समय में वो थर्मल इफेक्ट वाले आ गए हैं थर्मामीटर, जो एक तरीके से आपको थर्मल चेकअप करके आपको बता दे कितना बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन जो शुरू में थर्मामीटर बनाए गए थे, उसमें पारे का ही प्रयोग किया था, जो कांच के आते हैं, आपने देखे होंगे कांच के जो थर्मामीटर आते हैं, उसमें पारे का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको दिखाएंगे, रखा होगा कहीं तो। ठीक, क्या कह रहे हो, ये वो थर्मामीटर है, ठीक है, जिसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ वो दिखेगा नहीं, वो बहुत ध्यान से देखने पर, जैसे भी इसका जो टेम्परेचर दिखा वो पार आपका, वो दिखा रहा 98 डिग्री वो फ़ारेनहाइट। ठीक, तो इसको क्या किया जाता है, लगाया जाएगा तो पारा इसके अंदर जो रहता है भरा ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक, बहुत हल्का होता है पारा, क्योंकि बहुत महंगा आता नहीं थर्मामीटर। ठीक, ये 50-60 रुपए में मिल जाता है आपको, तो इसलिए मरकरी उतनी ही भरी जाती है जितना से उसको वसूली हो जाए तरीके से। ठीक, पर आप मतलब जिस फायदा होगा उतने हिसाब से भरा जाएगा जितने से आवश्यकता होगी। तो इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो बता रहा है 98 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट। ठीक, फिर धीरे धीरे जब बुखार होता है किसी को तो 100 के ऊपर 100 तो इस तरीके से जाता रहता है, ये मरकरी जाती रहती है। ठीक, और फिर उसके बाद जब बुखार चले उसके बाद झटका जाएगा ऐसे, बस ये फिर अपने आप अपने स्थान पर पहुंच जाएगा ये। ठीक, ये होता है मरकरी वाला थर्मामीटर, जिसे ग्लास थर्मामीटर भी बताया जाता है। इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, और ये है आपका पारा। ठीक, ये क्या है आपका, ये पारा है, देखिए ये है, चमक रहा है सिल्वर की तरह। ये है आपका क्या, पारा। देखे सब लोग, चलिए फिर आगे है, ये अलग अलग होता है लेकिन फिर तुरंत अपने आप मिल जाएगा। ये अलग हुआ, फिर मिल जाएगा, नहीं जमेगा, क्योंकि वहीं से लेकर आए हैं इसको हम। वहां पे थर्मामीटर बुखार नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में किसी को होता होगा, लेकिन तब भी थर्मामीटर नहीं जमता। तो यहाँ यही बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि जो आपका चांदी है या पारा एक तरीके से, ये अस्थिर होते हैं, और गर्म करने पर क्या होता है, आसानी से विघटित हो जाते हैं। अब आप पारे को देख ही लें, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहता है, बिना किसी गर्म किए ही एक तरीके से ये विघटित रूप में हमेशा रहता है। और चांदी को जो हल्का भी गर्म किया जाता है, यानी जैसे आप कापर के नीचे आएंगे, जैसे क्या होने लगेगा, एक तरीके से विघटित होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही आसानी से विघटित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया था आपको किसके, धातु ऑक्साइडों का उसमें स्थायित्व को ज्ञात करने में। अब हम लोग अगले अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो किसी प्रकार की वो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। लिखिए कैसे विघटित होते हैं, रिएक्शन लिखिए, Ag2O गर्म किया जा रहा है, ये हीट का साइन है, ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया होगा इंटर फर्स्ट ईयर में, जब रिएक्शन कराया गया होगा तो आपको बताया गया होगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले अनुप्रयोग की तरफ बढ़े।
यहाँ बताया है कि जब एजी मतलब क्या, सिल्वर, ठीक। तो बताया है सिल्वर को, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये किसमें, 2Ag में, और प्लस हाफ O2 में क्या होता है, ये टूटता है, ठीक है। इसी तरीके से जब 2HgO, HgO मतलब क्या है, Hg मतलब मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको जब एक तरीके से गर्म किया जाता है तो ये भी 2Hg प्लस O2 के रूप में विभक्त होता है, ठीक है। और कौन सा विघटन नहीं होता, Ba, ठीक है, O, ये विघटित नहीं होता, Na2 ये विघटित नहीं होता, Al2O3 ये विघटित नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको बताया गया था कि कापर, वो चांदी और पारे यानी कापर के नीचे के जो धातुएं हैं, ठीक है, वो एक तरीके से आसानी से क्या होने लगती हैं, विघटित होने लगती है, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.